पार्ट 5 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 से 100 डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 91 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द लिमिटेशन ऑफ ई बुक। ई बुक मतलब जैसे आप मोबाइल में पीडीएफ पढ़ते होंगे बुक्स की, तो ई बुक वही है। तो दे आर फ्लेक्सिबल, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, वो फ्लेक्सिबल होती है। दीज रिक्वायर सर्टेन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टू बी इंस्टॉल्ड, तो ये उसकी एक लिमिटेशन है कि हमें ई पीडीएफ को या बुक्स को पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की जरूरत पड़ती है। हार्डवेयर मतलब आपका मोबाइल या कोई और पीडीएफ रीडर, तो इसकी एक लिमिटेशन है। तो आंसर इसमें सही होगा ऑप्शन 2। दीज आर टाइम सेविंग वर्जन ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन ओनली, तो ठीक है, इस समय काफी समय भी बचता है। दीज एमेलिएट द बर्डन ऑफ स्कूल बैग, तो यस, जब हमारे पास पीडीएफ होगी तो जो भारी भारी किताबें हैं उससे जो बच्चों का स्कूल बैग का वजन है वो भी कम हो जाएगा। तो ये सब तो उनकी खासियत है, लेकिन ये इसकी एक लिमिटेशन है। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा है कि कौन सा बर्नौली इक्वेशन का एजम्पशन है, स्टेडी फ्लो, कंप्रेसिबल फ्लूइड और नो लॉसेस फ्रॉम द फ्लूइड फ्रिक्शन। तो पहले मैं आपको बर्नौलीज इक्वेशन बता देता हूँ, बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज प्रिंसिपल है, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात हो रही है, ऑफ अ मूविंग फ्लूइड कंप्राइजिंग द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, energy association with the fluid pressure and the kinetic energy of fluid motion remain constant। तो इसमें एक कंडीशन ये आती है कि बर्नौली प्रिंसिपल हम तब अप्लाई करते हैं जब फ्लो हो स्टेडी, ठीक है, और जो लिक्विड है वो इनकम्प्रेसिबल हो। तो इसमें जो टोटल एनर्जी का सम होता है, जैसे प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये कांस्टेंट रहती है। तो इसमें एक तो स्टेडी फ्लो होता है, दूसरा इनकम्प्रेसिबल होगा, कंप्रेसिबल नहीं, तो इसको हम नहीं लेंगे। और नो लॉसेस फ्रॉम द फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से कोई एनर्जी लॉस हम इसमें कंसीडर नहीं करते हैं, तो ये भी एक अजम्पशन है। तो ए और सी करेक्ट होगा, इसलिए आंसर सही है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 93, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ऑफ अ कैविटी, इनमें दो स्टेटमेंट आपको गिवन है। At any point inside the cavity, electric field is zero. At all point inside the cavity, the potential is same। पहले एक स्फेरिकल बॉडी ले लेते हैं। लेट, अगर आप इस पर चार्ज दे रहे हो आउटसाइड द बॉडी, हमने उसके पेरिफेरल पे कुछ चार्ज दे दिया है, तो ये चार्ज उसके आउटर पोर्शन पे ही रहेगा, अंदर होगा जीरो। लेट ये होलो है, तो अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जीरो। दूसरा, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस डीवी अपॉन में डी आर। अब क्योंकि ये जो अंदर वाला पोर्शन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की तरह काम करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तभी हो सकता है जब किसी चीज का यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन, जैसे हम डीवी अपॉन डी आर कर रहे हैं, तो उसका डिफ्रेंसिएशन जीरो है। इसका मतलब ये है कि जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा ही होगा, लेकिन पूरे अंदर यहाँ पर जो अंदर पोर्शन होगा वी रहेगा कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये पॉइंट भी सही है कि पोटेंशियल सभी पॉइंट पर सेम रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो बोथ आर करेक्ट। और मैंने आपको सेकंड पॉइंट इसी से एक्सप्लेन किया है, तो इसका मतलब S1 इज द कोज ऑफ S2, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू, S1 इज द कोज ऑफ S2। इसके अलावा अगर कोई मान लीजिए मेटेलिक बॉडी है, मेटल की, तो मेटल के बॉडी के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी जीरो होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, तो वो भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड की तरह काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 94, एन एयर filled parallel plate capacitor of plate area 2 centimeter square and plate separation 4 millimeter has capacitance C। तो मान लेता हूँ कि हमारे पास एक इस तरह से कोई कैपेसिटर है, इसकी जो प्लेट का एरिया है वो है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इनके बीच का सेपरेशन गिवन है 4 मिलीमीटर। तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो हमें सी गिवन है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, ठीक है। डी की वैल्यू 4 मिलीमीटर, ए की वैल्यू 2 सेंटीमीटर।
इसके बाद कहा है कि इट इज फिल्ड विद टू स्लैब्स ऑफ सेम एरिया बट थिकनेस 1 मिलीमीटर है और 3 मिलीमीटर है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के और 3 के। तो जो हमारे पास एक कैपेसिटर था, अब उसमें कुछ चेंज करा जा रहा है। तो जो सेकंड कैपेसिटर है, मतलब अब क्योंकि बीच में एक प्लेट लगा दी हमने यहाँ पर, तो ये दो कैपेसिटर हो गए, एक तो C1, लेट ये C1 और ये C2। तो जो C1 कैपेसिटर है उसकी थिकनेस 1 मिलीमीटर है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। जो C2 यानी कि इन दोनों के बीच का जो कैपेसिटेंस है वो C2 है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 3K। लेकिन इस प्रोसेस में आप देखो एरिया में कोई चीज़ नहीं आया, क्वेश्चन में कुछ नहीं वो लगा है कि एरिया चेंज हुआ है। जब एरिया चेंज नहीं हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है दोनों के, तो आप ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम बन गया सीरीज, यानी कि दो कैपेसिटर हैं, दोनों किस में कनेक्ट हुए हैं, सीरीज में। पहले आपको ये बता देता हूँ कि अगर दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है तो उनका इक्विवेलेंट हम ऐसे निकालते हैं, 1/C1 प्लस 1/C2। लेकिन C1 की वैल्यू कितनी होगी? तो जो जैसे ये फॉर्मूला होता है ना, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है तो C की वैल्यू होती है K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K तो फॉर्मूला हो जाए एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। अब क्योंकि एरिया सेम है, तो देखो इस वाले कैप्शंस में मैं एरिया को दोनों में ए ही लिखूंगा। यहाँ पर एरिया ए है और डी की वैल्यू 4, और मैं मिलीमीटर को चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर भी वो मिलीमीटर में ही है, तो हम जब रेशो लेंगे, हमें रेशो निकालना है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं C1 लिखूँ तो C1 की वैल्यू कितनी आएगी, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, लेकिन डी की वैल्यू कितनी है, 1 है। ऐसे ही C2 अगर मैं निकालूँ तो इसके लिए के कितना है, 3 के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में सेपरेशन, तो सेपरेशन बिटवीन प्लेट कितना है, 3, तो यहाँ पर आ गया 3, 3 से 3 कैंसिल होगा, तो C2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया के एप्सिलॉन नॉट ए। अब आप ये देखो कि C1 और C2 दोनों इक्वल है, C1 के एप्सिलॉन नॉट है, C2 भी कितना है, के एप्सिलॉन नॉट ए। तो क्योंकि ये दोनों सीरीज में कनेक्ट है तो इनका इक्विवेलेंट हम निकालेंगे, वो हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। या फिर 1 अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट ए प्लस 1 अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 के एप्सिलॉन नॉट ए। हमें तो सी इक्विवेलेंट चाहिए, तो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर दीजिए इसका, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में 2। मैं ए की वैल्यू इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि रेशियो निकालना वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसमें बोला गया है नाउ इट्स कैपेसिटेंस चेंज टू सी डैश, यानी कि जो मैं सी इक्विवेलेंट निकाल रहा हूँ ये क्या है, उसको वो सी डैश से डिनोट कर रहा है। तो हमें ये पता चल चुका है कि सी डैश की वैल्यू वही है जो सी इक्विवेलेंट हमने निकाला है, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में 2। अब रेशियो किसका चाहिए, रेशियो चाहिए हमें सी डैश अपॉन सी का। तो ये सी डैश है और ये सी एन का रेशियो निकालते हैं। तो आप ये देखो, ये आ जाए कि एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 2 और ये एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में 4। एप्सिलॉन नॉट ए से एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल होगा और ये 2 से 4 जाएगा 2 टाइम्स, तो इसका मतलब ये आ गया 2 के। तो सी डैश की वैल्यू 2 के टाइम्स होगी, सी डैश अपन सी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2 के। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 95 में हमें ये बताना है कि पॉइंट चार्ज Q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का कौन सा ग्राफ सही है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर पॉइंट चार्ज होता है Q, तो एट सेपरेशन R, उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर, और जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/R स्क्वायर पर डिपेंड करती है और पोटेंशियल 1/R पर डिपेंड करता है। जब R की वैल्यू 1 होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल दोनों सेम होंगे, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि उस टाइम पे ये 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू की वैल्यू सेम होगी, आर की वैल्यू 1, तो ई और बी सेम होगा। तो एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर ई और बी एक दूसरे से टकराएंगे। अब इस ग्राफ में तो ऐसा नहीं है, इसको हटा देते हैं।
इस ग्राफ में दोनों की सेम ग्राफ दिखा रखा है, जबकि ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल आर पर डिपेंड कर रहा है, तो सेम ग्राफ नहीं हो सकता। अब चलते हैं ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 पर। ऑप्शन 2 और 4 में आप ये देखो, पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो ई की वैल्यू शार्पली डिक्रीज होगी, मतलब ई फास्टली डिक्रीज होगा, क्योंकि वो आर के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। तो जब आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पोटेंशियल के कंपैरिजन में ज़्यादा तेजी से डिक्रीज होगी। तो इन दोनों ग्राफ में आप भी ये देख लो कि जब आर इक्वल टू 1 यहाँ पर होगा, जब ये दोनों एक दूसरे की सेम वैल्यू है, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पोटेंशियल से कम होती जाएगी। तो इन दोनों ग्राफ में ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से वाले ग्राफ में कम है, तो इस वाले ग्राफ में यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये पोटेंशियल। तो ये वाली ग्राफ में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है पोटेंशियल से, तो इसलिए ग्राफ करेक्ट होगा ऑप्शन 4। आप सेम ग्राफ एनसीईआरटी चैप्टर 2 में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। लेट हमारे पास कोई गोसन सरफेस है एस, मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ, लेट ये एस है कोई गोसन सरफेस दैट हैज सम चार्ज इनसाइड एंड सम चार्ज आउटसाइड। तो लेट यहाँ पर है चार्ज क्यू इनसाइड और यहाँ पर है चार्ज क्यू, इसको मैं आउटसाइड लिख देता हूँ। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये बताना है। पहला पॉइंट है द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस एस इज ड्यू टू ऑल द चार्ज बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड द एस। यानी कि अगर हम यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इसकी वजह से भी होगी और इसकी वजह से भी होगी। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट पे इनके डिफरेंस पर डिपेंड करेगी। थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस ड्यू टू चार्ज इनसाइड पर डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज आउटसाइड पर डिपेंड करेगी। देखो अगर बात होती फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने पढ़ा होगा ई डॉट है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ गोजन सरफेस के अंदर, जैसे ये फॉर्मूला होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स खाली इंक्लोज सरफेस पर डिपेंड करता है। अगर हम इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं वो सिर्फ इंक्लोज चार्ज पर डिपेंड करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप निकाल रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्ज पर डिपेंड करेगी, इनसाइड वाले पर भी और आउटसाइड वाले पे भी। तो इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट होगी ऑप्शन फर्स्ट। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा, ये जल्दबाजी में बच्चों ने ये भी मार्क कर दिया होगा कि वो सिर्फ इनसाइड की वजह से होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्लक्स होगा तो ऑप्शन 3 ठीक रहता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम सिर्फ इंक्लोज चार्ज लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, ये भी आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, बस वैल्यू अलग होगी। हमें गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है जिसकी वैल्यू है E इक्वल टू, इस तरह से डिपेंड कर रहा है रूट एक्स पर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पर डिपेंड कर रही है, P कांस्टेंट है। और हमें ये गिवन है कि जो क्यूब का एज है, मतलब मैं इसको ए मान लेता हूँ, वो 0.1 मीटर का है। एज मतलब ये जो ए से बी तक की दूरी है ये 0.1 है। अब हमें ये गिवन है कि जो फर्स्ट सरफेस है वो ओरिजिन से 0.1 डिस्टेंस पर है, और जो इसका सेकंड सरफेस है वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर हो जाएगा। देखो ये 0.1 और ये 0.1, तो वो किस पर आ गया 0.2 पर। जो सेकंड सरफेस है वो 0.2 पर है, और हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है अभी मैंने बताया था, ई डॉट ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम डॉट मल्टीप्लाई करते हैं एरिया वेक्टर में। अब हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में है, इसमें बोला भी है अलोंग द एक्स एक्सिस ओनली। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक्स डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख सकता हूँ वेक्टर फॉर्म में पी रूट एक्स और आई कैप। ठीक है, अब नॉर्मल वेक्टर की बात कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर एरिया वेक्टर लेना पड़ेगा। तो अगर मैं इन सरफेस की बात करूँ जो ऊपर है डी सी जी एच, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड तो सबके लिए इस तरफ एक्स एक्सिस में, और इसके लिए एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है। जब एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब एंगल 90 डिग्री हो गया, जो इस मैं इसको लिख देता हूँ डी सी एच जी, जो सरफेस है उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा ई
इंटू एरिया इंटू कोस, एक्चुअली इसको आप ऐसे लिखोगे ना, ई ए कोस थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस 90 डिग्री। तो इसीलिए इसकी वजह से कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। ऐसे ही अगर आप ए बी ई, ये शायद एफ है, के लिए कंसिडर करोगे तो इसके लिए नॉर्मल वेक्टर नीचे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में, तो इसके लिए भी जो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री होगा। तो सिमिलरली मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो फ्लक्स होगा थ्रो ए बी एफ ई, उसके लिए भी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि उसके लिए भी नॉर्मल होगा। सिमिलरली अगर मैं डी सी ए बी के लिए देखूं तो ये बाहर की तरफ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, और वो जेड एक्सिस में आएगा, तो उसके लिए भी फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। डी सी ए बी, सिमिलरली उसके जो अपोजिट में डी सी बी ए के अपोजिट में क्या होगा, एच जी एफ ई, एच जी एफ ई। तो 4 सरफेस ऐसे हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि मुझे क्यू के लिए निकालना तो मुझे सब सरफेस का देखना पड़ेगा। अब 2 सरफेस ऐसे बच रहे हैं अभी जिनके जो कंट्रीब्यूट करेंगे फ्लक्स में, एक तो सी जी एफ और बी, और एक एच डी ए ई। इनके लिए एरिया वेक्टर हमें देखना पड़ेगा कितना होगा। तो अगर मैं सी जी एफ बी सरफेस के लिए बात करूं तो इसके लिए नॉर्मल वेक्टर इसी तरफ होगा। नॉर्मल वेक्टर मतलब एरिया वेक्टर, ये हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है और नॉर्मल होता है सरफेस के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एनकैप के लिए जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। इस सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ, सी जी एफ बी के। लेकिन जो सरफेस होगा डी एच ई ए, इसके लिए नॉर्मल वेक्टर इस तरफ आएगा, एनकैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, नॉर्मल वेक्टर माइनस एक्स एक्सिस में आ रहा है, तो इसके लिए जो हम थीटा कंसिडर करेंगे वो होगा 180 डिग्री। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब फ्लक्स निकालते हैं। तो फ्लक्स, जो टोटल फ्लक्स होगा इन सब का तो 0 हो गया, तो जो सरफेस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनका लिखते हैं। तो फ्लक्स ड्यू टू, मैं इस सरफेस को नाम दे देता हूँ 1, और जो इधर सरफेस है उसको नाम दे रहा हूँ 2, मतलब 1 है सरफेस सी जी एफ बी, और जो सेकंड सरफेस है मैं उसको नाम दे रहा हूँ डी एच ई ए। तो फ्लक्स जो भी आएगा वो फ्लक्स 1 और फ्लक्स सरफेस 2 की वजह से आएगा। फाई 1 कितना होगा, तो ये होगा ई ए कोस थीटा, तो कोस में कितना लेके चलूंगा, 0 डिग्री, इसके लिए 0 डिग्री है, एन कैप भी, और ये फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है, प्लस ई ए कोस 180 डिग्री, ये किसके लिए, इसके लिए। अब कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, -1। तो इसका मतलब जो टोटल फ्लक्स आएगा वो हो जाएगा ई ए, यहाँ पर 1 प्लस ई ए -1। तो इसको मैं, अच्छा एक और चीज़, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी ना, मैं यहाँ पर इसको नाम देता हूँ E1 और इसको नाम दे रहा हूँ E2, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पर डिपेंड करे तो E1 और E2 अलग अलग होंगे। एरिया सेम होगा तो एरिया को कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा E1 माइनस E2। एरिया दोनों का सेम होगा क्योंकि ये जो एरिया, ये क्यूब के 2 सरफेस हैं, दोनों सरफेस का एरिया सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी। तो अब इसको सोल्व करेंगे। आपको ये सिमिलर क्वेश्चन एनसीईआरटी में एग्जाम्पल जो 1.10 है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन दे रखा है, उसमें भी क्यू दे रखी है, बस वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करेंगे, तो E1 कितना होगा, E1 में हम लिखेंगे, पी तो सेम है 0.1, रूट एक्स की जगह पर हम E1 के लिए लेंगे 0.2, और E2 कितना होगा, P 0.1, लेकिन इसके लिए x की वैल्यू कितनी ली जाएगी, x मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, फर्स्ट सेकेंड सरफेस के लिए, तो ये होगा 0.1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड कर लिया, फाइव टोटल निकालते हैं। एरिया को हम क्या लिखेंगे, साइड का स्क्वायर, मतलब 0.1 का स्क्वायर, ये तो हो गया एरिया। फिर p की वैल्यू कितनी है, 0.1 है, तो 0.1 यहाँ पर 0.2 माइनस 0.1 और 0.1, इसको हमें सोल्व करना है। इसलिए इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, p की वैल्यू 1000 है, तो मैं इसको 10 की पावर 3 लिख देता हूँ यहाँ पर, चेंज करके यहाँ पर भी और यहाँ भी।
और फिर यहाँ पर भी पी की वैल्यू आएगी, तो पी की वैल्यू 10⁻³ है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर पी की वैल्यू तो हमने कॉमन आ जाएगी 10⁻³ और एरिया को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एरिया मतलब 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, अब और कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन आएगा यहाँ से 0.1, तो 10⁻³ इंटू में 0.1 की क्यूब हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर पहले से ही है तो अब आएगी क्यूब। यहाँ पर 0.2 माइनस 0.1 अंडर रूट में, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे ये वैल्यू आएगी 1.3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो एक बार मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। देखो, चार चार सरफेस की वजह से फ्लक्स होगा जीरो, सिर्फ दो जो सरफेस होंगे उनकी वजह से फ्लक्स कुछ ना कुछ होगा, एक तो फर्स्ट और एक सेकंड की वजह से। लेकिन सेकंड वाला फ्लक्स नेगेटिव होगा, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और जो नॉर्मल वेक्टर है वो उन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है। हमने फ्लक्स निकाला ई डॉट ए करके, तो E1A माइनस E2A आ जाएगा। फिर E1 की वैल्यू, क्योंकि P√x है तो P की वैल्यू कितनी है 1000, और x की वैल्यू फर्स्ट सरफेस के लिए 0.2, सेकंड सरफेस के लिए 0.1, क्योंकि 10⁻³ दोनों में ही कॉमन है तो मैंने कॉमन ले लिया 10⁻³, और यहाँ पर सरफेस एरिया जो था a उसका स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर कर दिया 0.1 का स्क्वायर। फिर इसको सोल्व किया तो ये वैल्यू आएगी 1.3। क्वेश्चन नंबर 98, फॉर अ बैटरी कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है the potential difference across the terminal of a battery may either be equal to or less than EMF of the battery. Second statement is during discharge of a battery, potential across two terminals is V equal to E minus IR, where R is the internal resistance and I is the current through it. लेट हमारे पास कोई सर्किट है जिसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, उसके अक्रॉस पोटेंशियल लेट है V, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का R, EMF है E। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो EMF होगा वो होगा IR प्लस IR के। एक्चुअली IR जो होगा वो होगा पोटेंशियल, तो EMF इक्वल टू कितना आ जाएगा IR प्लस V। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि V इक्वल टू कितना हो जाएगा EMF माइनस IR। अभी जो मैंने माइनस लगाया है ये तब होता है जब हम इस EMF से कुछ करंट ले रहे हो और यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो, तो एक्चुअली ये होता है एक तरह से डिस्चार्जिंग में। लेकिन अगर हम इस बैटरी को चार्ज कर रहे होते तो उस केस में हम V लिखते E प्लस IR के इक्वल। अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि पोटेंशियल जो होगा टर्मिनल ऑफ बैटरी में आइदर बी इक्वल और लेस देन द EMF। देखो, इक्वल तो ये तब होगा तब ये ओपन सर्किट हो जाएगा, यानी खाली EMF है, तब हम V इक्वल टू EMF कह देंगे। तो इक्वल हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है जब डिस्चार्जिंग हो रहा है, लेकिन चार्जिंग के दौरान ये ग्रेटर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्लस E प्लस IR है, तो इसलिए इक्वल होगा, लेस देन भी होगा, ग्रेटर देन भी हो सकता है। वो ग्रेटर देन की सिचुएशन यहाँ पर नहीं दी, तो इसलिए स्टेटमेंट होगी फॉल्स, क्योंकि चार्जिंग के दौरान ये ग्रेटर हो सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग V इक्वल टू E माइनस IR होगा, तो यही मैंने आपको बताया था, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग V इक्वल टू E माइनस IR होगा, तो ये स्टेटमेंट होगी ट्रू। तो इसमें S1 फॉल्स है, S2 ट्रू है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। Who among the following scientists name the electric charge as positive and negative? तो इसमें जो कंट्रीब्यूशन था ये था बेंजामिन फ्रैंकलिन का। क्वेश्चन नंबर 100 है, फोर सर्किट्स ऑन इन फिगर, आपको यहाँ पर कुछ वैल्यू दी है और लिस्ट 2 है, आपको मैच कर रहा है। हालांकि इस क्वेश्चन में सभी को मार्क्स दे दिए गए थे। एक्चुअली यहाँ पर ये वर्ड क्लियर नहीं है, ऐसे स्विच ऑफ। देखो, हम की के बारे में बात करें तो की अगर ऑन होती है या ऑफ होती है तो उस हिसाब से हम उस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि स्विच ऑफ है कि स्विच ऑन होगा। स्विच यहाँ पर पता नहीं चल रहा कि इसको हम ऊपर क्लोज रखें इस तरह से या इसको करंट फ्लो होने दें, तो इसलिए इसमें सभी को कंप्लीट मार्क्स दे दिए गए थे, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसके सिमिलर कोई अगर कोई दूसरा क्वेश्चन होगा तो मैं उसको अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे।
तो इसमें जो आंसर किया आया था उसमें जेड लिखा था कि जेड मतलब ऑप्शन, मतलब सभी को सही मार्क्स या सभी को +1 मार्क्स दे दिए गए थे।